क्या हाल है आप सबके। मेरा नाम डॉक्टर एनके शर्मा है। लास्ट मिनट रिकॉल में एनसीईआरटी की जो लाइंस हैं चैप्टर्स की, उनको हम रिकॉल कर रहे हैं। हमारा जो मकसद है वो 360 आउट ऑफ 360 है। एग्ज़ाम के अंदर हम ये चाहते हैं हमारे 360 में से 360 आए और हमें एक रैंक के लिए फाइट करनी है। सो ये इंपॉर्टेंट चीज, इस वजह से आज हम एक चैप्टर कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। आप लोगों के कमेंट्स को देख के ऐसा लग रहा है कि ये चैप्टर शायद आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी है। बहुत से बच्चों को यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो बेटे मैं इसकी लाइंस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। जैसा हमने इवोल्यूशन वाले वीडियो में किया था, मैंने अपनी लाइंस आपके साथ डिस्कस की, फिर आपको ये कहा कि आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स डालिए और उसके बाद फिर उन डाउट्स के लिए मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। वही काम इस चैप्टर में भी करते हैं। सो स्टेप नंबर 1 ये हुआ कि मैं अभी इस वीडियो में इस चैप्टर की कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। आप क्या करेंगे कि इसके बाद जो आपके अपने पर्सनल डाउट है, प्लीज इसी चैप्टर के डालिएगा और इसी एनसीईआरटी से रिलेटेड डालिएगा, उनको आप पोस्ट कर दीजिए। कल मैं, जैसे मैंने आज इवोल्यूशन का किया है, कल मैं इसके सारे डाउट्स जो आपके इंडिविजुअल हैं उनका वीडियो आपके सामने पोस्ट कर दूंगा। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि कुछ बच्चे जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इस तरह की चीज मेरे से पूछ रहे हैं। सो इस चैनल में एक सीरीज है एक्सप्लेन्ड, उसमें बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग जिनकी ये प्रॉब्लम है, उन्होंने शायद सब्सक्राइब ना किया हुआ हो चैनल। तो अगर आप उस प्लेलिस्ट को नहीं देख पा रहे हैं, एक्सप्लेन्ड के नाम से है, तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस प्लेलिस्ट को देखिए। हो सकता है आपका जो टॉपिक है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो उस एक्सप्लेन सीरीज में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो, क्योंकि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए मैंने एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो किया है और उसको देख के आपको जरूर समझ में आ जाएगा एनसीईआरटी की लाइंस क्या है। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस प्लेलिस्ट को देखिए, ऑलरेडी बहुत सारी चीजें उसमें क्या है बेटे अवेलेबल हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा, इसमें सबसे पहले मैं अपनी लाइंस बता रहा हूं, फिर आप अपने डाउट्स पूछेंगे, कल उन डाउट्स को हम एक्सप्लेन करेंगे। सो देखिए, ये जो बायोटेक्नोलॉजी है, इसमें जो पहली लाइन है वो मैंने एक टर्म यहां पर हाईलाइट कर दी, जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो इसको ऐसे समझिए कि अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप को इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपको उसका जीनोटाइप इंप्रूव करना चाहिए, क्योंकि जीनोटाइप का ही एक्सप्रेशन फिनोटाइप है। तो टॉल प्लांट तब बनेगा जब कैपिटल टी होगा। मेरा कहने का मतलब यह है। सो अगर आप यहां पर जीनोटाइप इंप्रूव करेंगे तो आप क्या करेंगे, फिनोटाइप को इंप्रूव कर सकते हैं। अब आपने क्या किया कि इस ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल ले लिया और ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए हो सकता है। आपने इसकी केमिस्ट्री को चेंज किया, जैसे फॉर एग्जांपल आपने डीएनए की केमिस्ट्री को चेंज किया। एक एग्जिस्टिंग डीएनए में आपने फॉरेन डीएनए आकर के इंसर्ट कर दिया, आपने इसकी केमिस्ट्री चेंज कर दी, ये डीएनए ट्रांसक्रिप्ट होकर के मैसेंजर आरएनए बना और उसके बाद में एक प्रोटीन बना, और ये जो एक्सप्रेशन है इसको आपने चेंज कर दिया क्योंकि आपने जीनोटाइप चेंज किया है। इस टेक्निक को, इस केमिस्ट्री को चेंज करना, इस चेंज चीज को पहुंचाना हो सेल में और फिर उसे एक्सप्रेस करा के अपने काम का ट्रेट को एक्सप्रेस कराना, इसे आप जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग में वो सारी टेक्निक्स हैं जिसमें आप ऑल्टर करते हैं केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ध्यान से देख लीजिए, और इसको फिर इंट्रोड्यूस करते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म में, और जिसकी वजह से फिनोटाइप चेंज कर देते हैं। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या है। सो एक तो ये लाइन थी इंपॉर्टेंट। दूसरी ये लाइन है, बेटे देखिए ध्यान से, इस लाइन में मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि आपके पास एक प्लांट है, दिमाग लगाइएगा, आपके पास एक प्लांट है जिसकी यील्ड बहुत अच्छी है, यील्ड इज वेरी गुड, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो एक डिजीज प्रोन है, उसमें एक डिजीज लग जाती है और उस डिजीज के लगने की वजह से क्रॉप का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है।
आप इस प्लांट को इंप्रूव करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपके पास एक ऐसा प्लांट आ जाए जिसकी यील्ड तो बहुत अच्छी रहे, यील्ड में कोई चेंज नहीं आना चाहिए और डिजीज रेजिस्टेंस आ जाए। सो आपने इस क्रॉप को क्या कर दिया, इंप्रूव कर दिया। आप ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में गए, आपने ये वाला प्लांट लिया, एक तो पेरेंटल ये प्लांट लिया जिसकी यील्ड बहुत अच्छी थी, दिमाग लगाइएगा, और आपने एक दूसरा प्लांट और ले लिया इसी स्पीसीज का जिसमें डिजीज रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। हमें फर्क नहीं पड़ता कि इसकी यील्ड कैसी है, वी आर नॉट बॉदर्ड। आपने इनको हाइब्रिडाइजेशन कराया और हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद में प्रोजेनी को देखा और आपके पास एक प्रोजेनी ऐसा आ गया जिसकी यील्ड भी बहुत अच्छी थी और उसका डिजीज रेजिस्टेंस भी उसमें आ गया। आपने इसको सेलेक्ट किया और इस सिलेक्शन से आपने इस क्रॉप को इंप्रूव कर दिया। ये बात आपको समझ में आ गई। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये प्लांट बिल्कुल ठीक है, केवल इसमें डिजीज रेजिस्टेंस यहां से यहां आना चाहिए। लेकिन ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि इस प्रोजेनी में यहां से यहां केवल डिजीज रेजिस्टेंस आएगा और जितने भी ट्रेड्स हैं वो भी इंक्लूड हो सकते हैं। ये तो हो सकता है कि ये दोनों साथ में आ जाएं, पर और ट्रेड भी इंक्लूड हो जाएंगे। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? तो प्रिसाइज कंट्रोल नहीं कर सकते कि कौन सा ट्रेड ही इंक्लूड होगा। इसके लिए अगर आपने मान लीजिए यहां से डिजीज रेजिस्टेंस की जीन निकाली, एक जीन निकाली जो क्या प्रोवाइड करती है, डिजीज रेजिस्टेंस, और किसी तरह से उसको इसके सेल में पहुंचा दिया और ट्रांसजेनिक बना लिया, तो आपने प्रिसाइसली कंट्रोल कर लिया उस ट्रेट को जिसे आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। सो देखिए, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर यूज्ड इन प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग वेरी ऑफन लीड टू inclusion and multiplication of undesirable genes along with the desired gene। So मना नहीं कर रहे हैं कि desired genes नहीं आ सकती हैं, बिल्कुल आ सकती हैं, लेकिन उनके साथ में undesirable genes भी आ जाएंगी। इस ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन की जो बॉटलनेक है, इसकी जो शॉर्ट कमिंग है, उसको आप जेनेटिक इंजीनियरिंग से पूरा कर सकते हैं। यहां पर एक पॉइंट और याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट यह है कि ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में जनरली या ऑलमोस्ट ऑलवेज ये दोनों सेम स्पीसीज के प्लांट होने चाहिए, क्योंकि इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन आसान नहीं होती। लेकिन रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसीजर में ये बाउंड्री एग्जिस्ट नहीं करती। आप ये डिजीज रेजिस्टेंस की जीन किसी भी जगह से ला करके यहां पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आप ह्यूमन जीन को बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करके बैक्टीरियल कॉलोनी से ह्यूमन प्रोटीन बनवा सकते हैं। तो वो जो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन की जो बाउंड्री थी, उसको भी जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेसेस ओवरकम करते हैं। उम्मीद है ये लाइन अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तीसरा एक और लाइन देखिए, यहां पर लाइन ये है कि अगर आपने किसी सेल के अंदर मान लीजिए एक एलियन डीएनए को इंट्रोड्यूस कर दिया, जब तक वो किसी क्रोमोसोम का पार्ट नहीं होगा, वो इसके अंदर क्लोन नहीं करेगा, अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं करेगा और प्रोजेनी में इनहेरिट नहीं होगा। तो मान लीजिए मैंने ये डीएनए यहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया, तो ये एक ही कॉपी रह जाएगी और ये आगे अगले जो इस सेल के जो डॉटर सेल्स हैं उनमें नहीं पहुंचेगी। पहली बात तो ये। लेकिन अगर ये किसी क्रोमोसोम का पार्ट बन गया तो ये अपना नंबर भी इंक्रीज करेगा और इनहेरिट भी होगा डॉटर सेल में। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर ये क्रोमोसोम क्या प्रोवाइड करेगा, ओराए। सो अगर आपने किसी चीज को वेक्टर की तरह इस्तेमाल करना है तो उसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। प्लास्मिड को आप वेक्टर के तौर पे इसीलिए इस्तेमाल कर पाते हैं क्योंकि वो ऑटोनॉमसली रेप्लिकेट करता है। क्या ये लाइन बिल्कुल क्लियर है बेटे? जैसा मैंने आपसे कहा, बार बार आपसे कह रहा हूं, कुछ लाइंस में आपको दिखा रहा हूं, बाकी आप अपने पर्सनल डाउट्स डालिए। इसको कॉम्प्रिहेंसिवली कर लेते हैं एग्जाम से पहले, कोई चिंता नहीं है, बड़ी आसानी से किया जा सकता है। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और नाम रख दिया HIND2। सो जो चीज बेटे 2 है वो फर्स्ट कैसे? सो आप सबको आंसर पता है। जो HIND1 है वो स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस पर डीएनए को कट नहीं करता है। तो फर्स्ट टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जिसकी फंक्शनिंग डिपेंड करती थी एक स्पेसिफिक न्यूक्लियस पे, वो HIND2 था। इसका मतलब ये हुआ कि HIND1 एक स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस पर कट नहीं करता है और इस तरह के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम
लाइन को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसीजर में इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। उम्मीद है ये पैराडॉक्स भी आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगली लाइन पर चलते हैं। देखिए ये लाइन आपको याद दिला रहा हूं क्योंकि 2023 में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत आए थे। एक्सोन्यूक्लियस का मतलब ये है कि वो एंड से, सो मान लीजिए मैं बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ के एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना देता हूं, तो जो कोने से काटेगा उसको एक्सोन्यूक्लियस कहेंगे और जो बीच में से काटेगा उसे आप एंडोन्यूक्लियस कहेंगे। सो एंजाइम्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट दे एक्ट अपॉन। न्यूक्लियस का मतलब न्यूक्लिक एसिड को कट कर रहा है, एक्सो का मतलब साइड से कट कर रहा है, एंडो का मतलब बीच में कट कर रहा है। दोनों फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड पे निक लगाएंगे। सो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई, ये बात बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई। इस पैलिंड्रोम का मतलब समझ लीजिए बेटे, ये जो पैलिंड्रोम है इसका मतलब समझ लीजिए। पैलिंड्रोम का मतलब क्या है? पैलिंड्रोम का मतलब, ध्यान दीजिए बेटे, मैं इको R1 की सीक्वेंस लिख रहा हूं। मैंने एक स्ट्रैंड को लिखा 5 प्राइम और लिखा बेटे GAATTC। ये मैंने एक सीक्वेंस लिखी 3 प्राइम। तो दूसरे स्ट्रैंड पर ये एक तरह का इन्वर्स पैलिंड्रोम है, इसी पर उल्टा सीधा एक समान नहीं है। दूसरे स्ट्रैंड को जब मैं सेम डायरेक्शन में पढ़ूंगा, तो देखिए ये मैंने कौन सी डायरेक्शन में लिखा बेटे, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो दूसरे स्ट्रैंड को भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़िए। सो दूसरा स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होगा तो उसका 5 प्राइम एंड यहां होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। अब आप सीक्वेंस देखिए, ये सीक्वेंस वही है जो उस वाले स्ट्रैंड पर है। दिस इज सेम 5 प्राइम टू 3 प्राइम GAATTC, 5 प्राइम टू 3 प्राइम GAATTC। ये इनवर्स पैलिंड्रोम का मतलब है। इसका मतलब क्या, ये बात आपको क्लियर हो गई कि यहां पर जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की बात हो रही है, आपकी एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कह रही है कि अगर आप ओपन रीडिंग फ्रेम को सेम रखेंगे, डीएनए इज अ सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर दैट रीड सेम, ध्यान दीजिए बेटे, ऑन द 2 strands when orientation of reading is kept the same. For example, the following sequences reads the same on the 2 strands in 5 prime to 3 prime direction. क्या ये लाइन समझ में आ गई? अगर आप 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ रहे हैं तो सीक्वेंस सेम है दोनों स्ट्रैंड्स के ऊपर। ये है पैलिंड्रोम का मतलब, इसे यहां पर डायड सिमेट्री कहा जाता है। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है बेटे? फिर ये स्टिकी एंड्स के बारे में समझिए। मैंने यहां पर एक सीक्वेंस बना करके रखी हुई है। ये देखिए बड़े ध्यान से, ये एक सीक्वेंस है एंड लेट अस से कि हमारे पास ये एक एंजाइम है जिसका नाम है इको R1। इको R1 जब बेटे यहां से इस वाले डीएनए को इंस्पेक्ट करेगा तो ये जाकर के रुक जाएगा अपने रिकॉग्निशन सीक्वेंस पर। तो अगर आप देख रहे हैं तो ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस दिख गई इको R1 को, और इको R1 यहां से कट लगा देगा, इस जगह पर यहां से कट लगा देगा बेटे। क्या आपको समझ में आ रहा है? सो हमने ये कहा कि ये इको R1 जब इसने इस डीएनए को इंस्पेक्ट किया तो ये वाली सीक्वेंस देखिए, ये GATTCC आ गई और इको R1 इसको यहां से कट करेगा और इसको यहां से कट करेगा। ये तो बात बिल्कुल क्लियर है, आपको पता है एसिमेट्रिक कट लगाता है। और एसिमेट्रिक कट का मतलब है कि पैलिंड्रोम सीक्वेंस में सेंटर से हटके इसने कट लगा दिया। उसके बाद में ये आगे चला। अब आप देखिए बेटे ध्यान से, आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा। आगे चला, इसको एक और सीक्वेंस मिल गई और उसने इसको भी यहां से कट कर दिया। अब आप समझ गए, इस वाली जगह को भी यहां से कट कर दिया और इस वाली जगह को भी यहां से कट कर दिया। अब हम क्या करते हैं कि ये कट करी हुई चीजों को यहां से हटा देते हैं। तो यहां से कट किया तो इस पार्ट को हटा दिया बेटे, आपको बात समझ में आ गई। इसको मैंने हटा दिया। उधर से देखिए, यहां से मैंने इसको हटा दिया। देखिए G और A के बीच में से कट लगाया और उसको यहां से हटा दिया। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है? मैंने ये चीज यहां से हटा दी। अब मैं वहां से भी हटा देता हूं बेटे। सो यहां से मैं हटा रहा हूं, ये G और A के बीच में कट किया, इसको इस तरह से हटा करके रिमूव कर दिया। और यहां पर बेटे ये G और A में से कट किया, इसको भी यहां से क्या कर दिया बच्चे, रिमूव कर दिया। क्या ये बात समझ में आ गई? अब देखिए कि जब इस तरह से कट किया तो ये जो रिजल्टेंट फ्रेगमेंट बच गई, ये वाली फ्रेगमेंट दोनों तरफ से जब आपने काट के निकाल दिया, आप काफी बच्चे इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं। मुझे उम्मीद है आज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये जो रिजल्टेंट फ्रेगमेंट है, इसके एंड्स देखिए बेटे, ये एंड देखिए,
AATT और ये देखिए बेटे TTAA। ये सिंगल स्ट्रैंडेड ओवरहैंग्स बने हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड एंड्स बने हैं, आपको दिख रहे हैं बेटे, ये सिंगल स्ट्रैंडेड एंड्स बने हैं और ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इसको हम स्टिकी एंड कहते हैं, इसको हम स्टिकी एंड कहते हैं। अगर मैं प्लास्मिड डीएनए को भी सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटूं तो वहां पर भी कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड बनेंगे, TTAA, AATT, और इस वाली फ्रेगमेंट को यहां बीच में जोड़ देना बहुत आसान हो जाएगा और आप बड़ी आसानी से रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बना सकते हैं। इसीलिए ये डिजायरेबल है कि आप उस तरह का टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इस्तेमाल करें जो स्टिकी एंड्स बनाता है। स्टिकी एंड्स फैसिलिटेट्स द फंक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज। क्या ये बात बच्चे बिल्कुल क्लियर हो गई आपको? सो चलिए आगे चलते हैं। स्टिकी एंड वाली बात समझ में आ गई, क्यों रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाने के लिए स्टिकी एंड जरूरी है। सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से अगर नहीं काटा तो रिकॉम्बिनेंट क्यों नहीं बनेगा, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। एक और चीज देखिए बेटे, डीएनए किसी भी मॉलिक्यूल को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करा रहे हैं तो इसका मतलब उसके ऊपर चार्ज होगा, तभी वो इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है। डीएनए को भी जब आपने काट दिया, डीएनए को डाइजेस्ट कर दिया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, तो उसकी बहुत सारी फ्रेगमेंट्स बनेगी, हर एक फ्रेगमेंट पर नेगेटिव चार्ज होगा, सारी की सारी एनोड की तरफ मूव करेंगी। लेकिन एगार जेल में मूव करा रहे हैं और एगार जेल में सीविंग इफेक्ट होता है, उसकी वजह से जो लार्जर फ्रेगमेंट है वो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगी, स्मॉलर फ्रेगमेंट ज्यादा दूर चली जाएगी। तो हालांकि सारी फ्रेगमेंट्स पर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन आप साइज के हिसाब से इनको सेपरेट कर रहे हैं। एगार जेल में हमने क्या कहा बेटे, आपने सीविंग इफेक्ट का इस्तेमाल किया, ये लाइन भी आपको क्लियर हो गई। दूसरी चीज, इथिडियम ब्रोमाइड इंटरकैलेट करती है नाइट्रोजनस बेस से। सो इंटरकैलेट करती है नाइट्रोजनस बेस से, और उसके ऊपर जब वो इंटरकैलेट कर गई और उसके ऊपर आपने यूवी लाइट डाली तो उसकी जो फॉस्फोरोसेंस है वो करीब 20 गुना बढ़ जाती है। सो ये जो डाई है, हमने ये कहा कि ये जाकर के एक तरह से ये समझिए जुड़ जाएगी, ये जुड़ जाएगी किससे जाकर के बेटे, नाइट्रोजनस बेस से जुड़ जाएगी। और जब आपने इसके ऊपर यूवी लाइट डाली तो होगा ये कि इसकी जो फॉस्फोरोसेंस है वो 20 गुना बढ़ जाएगी और ये काफी चमकीला सा हो जाएगा। इसकी फॉस्फोरोसेंस हम क्या कह रहे हैं, ये 20 गुना बढ़ जाएगी। लेट अस टेक अ गुड कलर, ये जो है ब्राउन सा कलर बेटे, ये 20 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। और इसीलिए अगर आप डीएनए को विजुअलाइज करते हैं तो उसे इथिडियम ब्रोमाइड से क्या करते हैं बेटे, शाबाश, इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करते हैं, यूवी लाइट से उसकी फॉस्फोरोसेंस बढ़ाते हैं और बड़ी आसानी से आप विजुअलाइज कर सकते हैं डीएनए को। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। असर्शन रीजन क्वेश्चन में आपको मैंने रीजन भी समझा दिया कि इसका रीजन क्या होगा। चलिए मैं बहुत सेलेक्टेड लाइंस बता रहा हूं, वेट करूंगा आपके पर्सनल डाउट्स के लिए। अब आप देखिए बेटे बड़े ध्यान से, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का अगर कंट्रोल रिलैक्स है, सो कहने का मतलब यह हुआ कि एक सेल के अंदर कितना कॉपी नंबर ऑफ डीएनए हो सकता है, कॉपी नंबर ऑफ डीएनए को मेंटेन किया जा सकता है, यह डिसाइड करता है ओराई। सो ओराई ये चीज डिसाइड करता है। तो मान लीजिए कि एक किसी जगह पर एक ही डीएनए की कॉपी रखी जा सकती है, तो एक बार रेप्लिकेट होने के बाद 2 हो जाएंगे, फिर 4 हो जाएंगे, फिर 8 हो जाएंगे। पर मान लीजिए 5 कॉपीज मेंटेन की जा सकती हैं, तो एक बार रेप्लिकेशन में 10 हो जाएंगे, फिर 20 हो जाएंगे, फिर 40 हो जाएंगे। क्योंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसीजर में आप बेटे क्लोन करना चाहते हैं, आप सबसे पहले मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज बनाना चाहते हैं, तो आप ऐसे वेक्टर को इस्तेमाल करना चाहेंगे जिसकी ओराई में इसकी ओराई की वजह से मल्टीपल कॉपी ऑफ डीएनए मेंटेन करा जाए। क्योंकि आप अपने डीएनए को बहुत रैपिडली आप देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्लोन कर सकते हैं। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि बहुत ज्यादा कॉपीज हो। कई बारी बहुत ज्यादा कॉपीज में भी प्रॉब्लम यह होती है कि सेल पर मेटाबॉलिक डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उसका फिर रेप्लिकेशन वगैरह हैम्पर होता है। इसलिए एक आइडियल नंबर होगा कॉपी नंबर ऑफ डीएनए, जो जितना हाई हो उतना बेहतर क्लोनिंग वेक्टर कोई चीज हो सकती है। क्या यह बात बिल्कुल क्लियर हो गई? एक और चीज देखिए, कई बच्चे इसमें परेशान होते हैं। नॉर्मल ई कोलाई डज नॉट कंटेन रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी ऑफ दीज
एंटीबायोटिक्स। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए कि क्यों आप इसको अलग कर पा रहे हैं, उसकी वजह यह है। देखिए, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। यहां पर एक आपको एग्जांपल बताता हूं। मैंने एक प्लास्मिड लिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसीजर में। ध्यान दीजिएगा बेटे, इस प्लास्मिड में 2 एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस जीन है, सेलेक्टेबल मार्कर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होती है। मैं ये चाहता हूं कि मेरे प्लास्मिड में दो डिफरेंट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की जीन्स होनी चाहिए, और मैं चाहता हूं कि मल्टीपल क्लोनिंग साइट रिकॉग्निशन सीक्वेंस जिसकी मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, जिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, उसकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस किसी एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के बीच में होनी चाहिए। सो मैंने एक प्लास्मिड वो चूज किया, अगर नहीं है नेचुरली तो बना लेंगे। PBR 322 में BR बॉलीवर और रॉड्रिग्वेज के नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ के आर्टिफिशियल सिंथेसिस करा जा सकता है। हरगोबिंद खुराना का नाम रखिए। सो अगर इस तरह का प्लास्मिड नेचर में नहीं मिल रहा है तो इसको क्रिएट किया जा सकता है। सो ऐसा प्लास्मिड लीजिए जिसमें 2 सेलेक्टेबल मार्कर है, और जिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक के बीच में उसको कट करे, ताकि जिस टाइम पर आप यहां पर अपना डीएनए इंट्रोड्यूस करें, यहां पर अपना जब डीएनए इंट्रोड्यूस करें, तो ये जो पर्टिकुलर प्लास्मिड है, इसमें ए वाली जो जीन है, ए एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस वाली जो जीन है, वो इंसर्शनली इनएक्टिवेट हो जाए। वो इस इंसर्शन की वजह से क्या हो जाए बेटे, इनएक्टिव हो जाए। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है? सो मैं ये चाहता हूं कि ये इस तरह का काम होना चाहिए। इसके ऊपर भी मैंने एक बहुत बढ़िया वीडियो डाला हुआ है, अभी मैं बहुत जल्दी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। सो मान लीजिए आपने क्या किया, आपने इस तरह का प्लास्मिड लिया, और इस प्लास्मिड को आपने खोल दिया एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। इस तरह के स्टिकी एंड बन गए। आपके पास वो जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिसे आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। आपने इसको भी उसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटा जिससे इसको काटा था। ये कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड है। आप ये चाहते हैं कि जब आप इनको पास में रखें और पास में फिर बेटे डीएनए लाइगेस रखें, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड की वजह से आसानी से जुड़ करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाए। लेकिन होगा क्या बेटे, होगा क्या कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये और ये एंड भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो कुछ केसेस में क्या होगा कि ये वापस जुड़ जाएंगे और इनमें फॉरेन डीएनए इंसर्ट होगा ही नहीं। क्या ये बात समझ में आ गई? ये प्लास्मिड क्यों ऐसा हो जाएगा दोबारा, ये बात समझ में आ गई? कुछ में ये जरूर घुस जाएगा। सो इसका मतलब कुछ प्लास्मिड्स ऐसे होंगे जिसमें फॉरेन डीएनए इंसर्ट हो गया। आप इस वाले प्लास्मिड को तो बेटे रिकॉम्बिनेंट कहेंगे, इस वाले प्लास्मिड को रिकॉम्बिनेंट कहेंगे, इसको नॉन रिकॉम्बिनेंट कहेंगे। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है? अब आप ये समझिए कि नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला जो है वो ए एंटीबायोटिक से भी बचेगा, बी एंटीबायोटिक से भी बचेगा, क्योंकि उसकी दोनों जीन्स बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो रिकॉम्बिनेंट है वो बी से बचेगा, ए से नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि ए की जीन क्या हो चुकी है बेटे, इनएक्टिवेट हो चुकी है। ये बात बहुत आसानी से समझ में आ गई आपको, बिल्कुल क्लियर है। अब आप ये देखिए, अब आपने इसमें क्या किया, इनको बेटे बैक्टीरियल सेल के अंदर पहुंचाया। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया कि नॉर्मल ई कोलाई में प्लास्मिड नहीं होता। ये वाला प्लास्मिड नहीं होगा। क्यों होगा? हो सकता है प्लास्मिड आपने आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया, तो ये प्लास्मिड नहीं होगा। ये जीन्स फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं होगी। ये वो नॉर्मल क्या है बेटे, ई कोलाई है, जिसमें आपने कोशिश करी इनको पहुंचाने की पर नहीं पहुंच पाया। सो इसको आप कहेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। सो आपने क्या किया कि इस रिकॉम्बिनेंट को ई कोलाई के अंदर पहुंचाने की कोशिश की। कुछ ई कोलाई ने प्लास्मिड को टेकअप नहीं किया, उनके पास ऑलरेडी प्लास्मिड नहीं था, वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। कुछ ई कोलाई ऐसे होंगे जो प्लास्मिड को पिक करेंगे, इनको हम कहेंगे बेटे ट्रांसफॉर्मेंट्स, जो कि इन प्लास्मिड्स में से किसी भी प्लास्मिड को पिक कर लेगा तो वो कौन होगा बेटे, ट्रांसफॉर्मेंट होगा। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेंट दो तरह के होंगे।
ये ट्रांसफॉर्मेंट दो तरह के होंगे बेटे। एक ट्रांसफॉर्मेंट वो होंगे जो रिकॉम्बिनेंट्स होंगे, एक ट्रांसफॉर्मेंट्स वो होंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। एक इकोलाई वो होगा जिसमें ये वाला प्लास्मिड घुसेगा, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा। एक वो होगा बेटे जिसमें ये वाला प्लास्मिड घुसेगा, ये रिकॉम्बिनेंट होगा। आपने इन तीनों में से इसको ढूंढ के निकालना है। क्या ये बात समझ में आ गई कि आपके सामने ये प्रॉब्लम आएगी कि आपने इसको ढूंढ के निकालना है। सो अब आप देखिए, इसको यहां पर ऐसे समझिए कि जब आपने इसको ढूंढ के निकालना है तो आपने क्या किया कि ये सारे के सारे जो बैक्टीरियल सेल हैं उनको आपने एक मास्टर प्लेट पर प्लेट कर दिया। सो ये देखिए, ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट थे। ये कौन से थे बेटे? तो आपके पास नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है और ट्रांसफॉर्मेंट है। ट्रांसफॉर्मेंट कितनी तरह के हैं? दो तरह के, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट। आपको नहीं पता कौन सा है। आपने बैक्टीरिया को इस तरह से प्लेट कर दिया, लेट अस से कि ये 6 कॉलोनीज आपने प्लेट कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जब ये क्लोनिंग होगी और बैक्टीरियल कॉलोनी बनेगी तो सारे के सारे एक जैसे होंगे। सो आपने सेल उठाए और उसको एक कल्चर मीडियम पे रख दिया, और अब आपको पता है कि जब आप न्यूट्रिएंट दे रहे हैं तो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर रहा है और आसपास के बैक्टीरिया सारे एक जैसे होंगे। मान लीजिए ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है तो ये सारे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होंगे, ये रिकॉम्बिनेंट है तो सारे रिकॉम्बिनेंट होंगे, कुछ नॉन रिकॉम्बिनेंट्स होंगे। आपने यहां पर लिख दिया 1 2, थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, 3 4 5 और 6। आपने इस तरह से इनका नाम अलग अलग कॉलोनीज आपने यहां पर रख दी। अब आपने क्या किया बेटे? अब आपने क्या किया, एक वेलवेट क्लॉथ लिया, वेलवेट क्लॉथ को इसके ऊपर पेस्ट किया और इसकी एक रेप्लिका प्लेट बना ली। सो मैंने एक क्लॉथ को यहां पर पेस्ट किया, उठाया। सो मैंने इसको यहां पर पेस्ट किया और उठाया तो हर एक कॉलोनी के कुछ बैक्टीरिया वेलवेट क्लॉथ पे आ जाएंगे। उसको ले जाकर के यहां पर रख दिया तो यहां पर 1 वाले बेटे आ जाएंगे, यहां पर 2 वाले आ जाएंगे, यहां पर भी रह जाएंगे थोड़े से, और थोड़े से यहां पर आ जाएंगे, और इसी टोपोग्राफी में, इसी मैप वाली पोजीशन में यहां पर आ जाएंगे। क्या ये बात बिल्कुल ठीक है बेटे? तो ये आपने क्या बना ली बेटे? रेप्लिका प्लेट बना ली। आपकी एनसीईआरटी कह रही है रेप्लिका प्लेटिंग करनी पड़ती है, ये कर दिया आपने। ठीक है बेटे, अब आपने क्या किया कि यहां पर आप बी एंटीबायोटिक डाल दीजिए, जिसको आपने खराब नहीं किया था। जहां पर आपकी जीन ने उसे इनएक्टिवेट नहीं किया होगा वो आपने एंटीबायोटिक डाल दी। तो ये बात तय है कि इसमें सारे ट्रांसफॉर्मेंट्स बच जाएंगे। याद कीजिए, ये ट्रांसफॉर्मेंट्स दोनों बच जाएंगे क्योंकि दोनों में बी वाली जीन काम कर रही है, लेकिन ये नहीं बचेंगे। सो हुआ ये कि यहां पर मान लीजिए ये मर गए और ये मर गए, तो आपको ये पता है कि 1 और 4 आपके काम के नहीं है, इधर आपके काम के नहीं है। देखिए कितनी आसानी से आपको समझ में आ गया, ये आपके काम के नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बेटे मर गए, ये ट्रांसफॉर्मेंट्स है ही नहीं। अब समस्या ये है कि आपको चाहिए कौन बेटे? रिकॉम्बिनेंट। अब आप दूसरी बारी में ए एंटीबायोटिक डालिए और मान लीजिए 5 और 6 मर गए, 5 और 6 मर गए, तो ये 5 और 6 आपके काम के हैं। इनको आप कल्चर कर लीजिए क्योंकि ये इन जैसे हैं। सो कई बच्चे मेरे से कंफ्यूज्ड होकर के ये पूछते हैं कि सर जो हमारे काम का है वो मर गया तो फिर फायदा क्या? तो आपने बेटे रेप्लिका प्लेट बनाई, यहां के कुछ बैक्टीरिया जो मरे जैसे ही ए एंटीबायोटिक से, तो आपने कहा कि ये वो बैक्टीरिया हैं जो मेरे काम के हैं। ये रेप्लिका प्लेटिंग से आप क्या करते हैं बेटे? ढूंढ करके निकालते हैं, सिलेक्शन करते हैं। और यहां पर जब आपकी एनसीईआरटी ये बात कर रही है कि ये देखिए ये रेप्लिका प्लेट आपने किया, यहां पर किस तरह से, किस मीडियम में आपने देखा कि नॉन रिकॉम्बिनेंट्स किस तरह से काम करेंगे, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। और फिर देखिए बेटे, फिर देखिए, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स इज अ cumbersome procedure because it requires simultaneous plating on 2 plates। दिख गई आपको दिख गई? मैंने भी 2 प्लेट बनाई थी, एक रेप्लिका प्लेट, एक मास्टर प्लेट। सो देख लीजिए आपकी एनसीईआरटी, वो ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा झंझट वाला काम है क्योंकि आपको इसको साइमल्टेनियसली 2 प्लेट पर रखना पड़ता है, एक मास्टर प्लेट और इसी की आपको क्या बनानी पड़ती है बेटे? एक रेप्लिका प्लेट। ये कह रही है आपकी एनसीईआरटी। फिर आप यहां पर बेटे पहली एंटीबायोटिक डालते हैं जिसको आपने खराब नहीं किया, 1 और 2 मर गए, ये आपके काम के नहीं है, ये आपको रेप्लिका प्लेट में पता लग गया, ये
ट्रांसफॉर्मेंट नहीं है। और जैसे ही आप दूसरी एंटीबायोटिक डालते हैं और ये दोनों मरते हैं तो आपको ये पता है ये मेरे काम के हैं, इनको आप कल्चर करके क्लोन कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है यहां पर जो एनसीईआरटी में कंफ्यूजन होता है बहुत ज्यादा, बहुत से बच्चों की समझ नहीं आता कि यहां क्या कह रहे हैं, मुझे उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। इस तरह का क्वेश्चन आपसे नीट एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आपको इस वाली चीज में कोई दिक्कत है तो आप मेरे से पूछिएगा, मैं इसका भी वीडियो आपके सामने डाल दूंगा। अब देखिए बेटे, एक और, ये थोड़ा लंबा डिस्कशन हो गया, एक और लाइन देखिए। यहां पर मैं आपका ध्यान ये दिलाना चाह रहा हूं कि जब आप एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमर फेसियंस के टीआई प्लाज्मिड को यूज करते हैं प्लांट सेल को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, तो उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि टीआई प्लाज्मिड जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमर फेसियंस है वो डाइकोट्स को इन्फेक्ट करता है। इसकी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि आप मोनोकॉट्स को इंप्रूव करने के लिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमर फेसियंस इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि आपके ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, राइस, व्हीट, मेज, देखिए सारी दुनिया इन्हीं को खाती है, ये मोनोकॉट्स हैं। ये बात मैंने आपके दिमाग में डालनी थी। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई। कॉम्पिटेंस का मतलब यह है क्योंकि डीएनए हाइड्रोफिलिक है, बड़ा मॉलिक्यूल है, इसीलिए सेल आसानी से इसको एनवायरनमेंट में पिक नहीं करेगा। सो अगर पिक नहीं कर पा रहा है तो आपको वो फिजियोलॉजिकल रिसेप्टिव स्टेट इंड्यूस करनी पड़ेगी ताकि वो ट्रांसफॉर्म हो सके, एनवायरनमेंट से डीएनए को पिक कर सके। सो मैंने ये कहा कि ये एक बैक्टीरियल सेल है, इसके सराउंडिंग में डीएनए है, ये इसको पिक नहीं कर रहा है। इसकी वजह यह है कि ये डीएनए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, हाइड्रोफिलिक है, दूसरा बेटे लार्ज है। तो आपको कुछ चेंज करना पड़ेगा, इस तरह से इसमें कुछ चीज इंड्यूस करनी पड़ेगी ताकि ये इस डीएनए को उठाए। उस चीज को कॉम्पिटेंस कहते हैं। लेकिन यहां ये याद रखिएगा, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, कुछ बैक्टीरिया में नेचुरल कॉम्पिटेंस भी होती है। हर बार आर्टिफिशियल कॉम्पिटेंस की जरूरत नहीं है, कुछ में बेटे नेचुरल कॉम्पिटेंस भी होती है। आप ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट अगर आप याद रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ में नेचुरल कॉम्पिटेंस भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर केसेस में आपको इंड्यूस करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ अ डाइवेलेंट कैटायन। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, बाकी बहुत आसान चीजें यहां पर हैं बेटे। देखिए और कोई इंपॉर्टेंट लाइन देखिए कि आप ये चाहते हैं, देखिए आपका मकसद ये है, अल्टीमेटली आपने ह्यूमन डीएनए को बैक्टीरिया में किया तो आप पहले तो उसे क्लोन करना चाहते हैं और फिर वो प्रोटीन बनवाना चाहते हैं जो कि आपका इंटरेस्ट का प्रोडक्ट है। इसीलिए हमने ये कहा ऑलमोस्ट ऑल रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अल्टीमेट एम ये है कोई डिजायरेबल प्रोटीन बने, यही जीन का एक्सप्रेशन है। इस तरह के रिकॉम्बिनेंट डीएनए की वजह से हेटेरोलोगस होस्ट में बैक्टीरिया ह्यूमन बीइंग का होमोलोगस होस्ट नहीं है, आप ह्यूमन प्रोटीन बैक्टीरिया में बनवा रहे हैं। तो बैक्टीरिया हमारा हेटेरोलोगस क्या है बेटे? होस्ट है। उस हेटेरोलोगस होस्ट में जो आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए की मदद से प्रोटीन बनवा रहे हैं उसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा जाता है। कंटीन्यूअस कल्चर सिस्टम में जिस टाइम पर बायोरिएक्टर में आप इस तरह का इंतजाम करते हैं कि यहां से तो इनपुट कंटीन्यूअसली देते रहे न्यूट्रिएंट वगैरह का, और यहां से प्रोडक्ट को कंटीन्यूअसली रिमूव करते रहे, तो ये एक कंटीन्यूअस कल्चर सिस्टम हो गया। इसमें होगा ये कि यहां पर जो माइक्रोब्स ग्रो कर रहे हैं बेटे, उनके पास न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होगी और हमेशा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, वो हमेशा लॉग फेज में रहेंगे और आपकी यील्ड बेहतर हो जाएगी। ये फायदा है कंटीन्यूअस कल्चर सिस्टम का। सो कंटीन्यूअस कल्चर सिस्टम में हम मेंटेन कर पा रहे हैं सेल को उनकी फिजियोलॉजिकल सबसे इंपॉर्टेंट लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज। इसको क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि मैं कंटीन्यूअसली न्यूट्रिएंट दिए जा रहा हूं और वहां से प्रोडक्ट को एक्यूमुलेट नहीं होने दे रहा हूं ताकि किसी वजह से इनहिबिशन हो, और ये कंटीन्यूअस मेरे पास एक सिस्टम है। सो मैंने इस चैप्टर की कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस आपके सामने डिस्कस की। अब ये चीज कंप्लीट नहीं है, मैं जान रहा हूं आपकी अपनी प्रॉब्लम्स होगी, तो मैंने ये डिस्कशन इनिशिएट कर दिया है आपके साथ में। आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पोस्ट कीजिए, फिर मैं उनको आपसे क्लैरिफाई करूंगा। उम्मीद है इनसे आपको, इन लाइंस को समझ के आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा एनसीईआरटी को पढ़ने में। थैंक यू सो मच।